मेरी वॉइस। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। इस वक्त की सभी बड़ी खबरें समेटकर हम हाजिर हैं और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। और दिल्ली में ये बात सामने आ चुकी है कि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसकी कॉपी हमारे पास पहुंच चुकी है। और बात करेंगे इसी एफआईआर की। स्वाति मालीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी घिर रही है। तमाम खबरें हैं, साथ में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है, उसकी भी खबर आप तक लेकर आएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और फतेहपुर में भरी हुंकार। कहा, सपा कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आगे घुटने टेके। राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने वालों को दी नसीहत। बोले, बुलडोजर कहां चलना चाहिए इसका ट्यूशन यूपी के मुख्यमंत्री से लें। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में करेंगे चुनावी जनसभा। तो राजनाथ सिंह बलिया में भरेंगे हुंकार। जेपी नड्डा ओडिशा के कांटाबांजी में करेंगे रैली। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। राहुल अखिलेश की रायबरेली और अमेठी में साझा रैली। वहीं प्रियंका गांधी फतेहपुर में संभालेंगी मोर्चा। केजरीवाल अमृतसर में करेंगे प्रचार। अमित शाह ने संविधान बदलने की अफवाहों पर लगाया विराम। कांग्रेस पर तीखावार करते हुए बहुमत के दुरुपयोग का लगाया आरोप। समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, केजरीवाल की रिहाई को नहीं समझा जाए कोर्ट से क्लीन चिट। स्वाति मालीवाल के मामले में हर ओर से घिरी आम आदमी पार्टी। भाजपा का प्रदर्शन जारी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामले को शर्मनाक बताते हुए केजरीवाल से मांगा जवाब। आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, अगर मुख्यमंत्री दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक और महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटना। 3 लोगों के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज। भाजपा ने पुलिस के व्यवहार को बताया निराशाजनक। कहा, राज्य में महिलाएं असुरक्षित। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमानों को किया संशोधित। 2024 में करीब 7% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शासन प्रशासन व्यवस्था करने में जुटा। भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक प्रतिबंध बढ़ाया गया। और एलोटा कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जारी भारतीय महिला मुक्केबाजों का जलवा। निखत जरीन समेत मीनाक्षी, अनामिका और मनीषा ने बनाई फाइनल में जगह। तो ये थी बात इस वक्त की सुर्खियों की। लेकिन सबसे बड़ी सुर्खी जो इस वक्त की है वो है दिल्ली से स्वाति मालीवाल की खबर। स्वाति मालीवाल मामले की सबसे पहले बात करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाने 30 हजारी कोर्ट पहुंची हैं। तो इस पर सबकी नजर थी कि कब इनका अदालत में बयान दिया जाता है। तो आपके सामने तस्वीरें जो ये दिखा रही हैं कि स्वाति मालीवाल 30 हजारी कोर्ट पहुंच गई हैं, जहां वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाएंगी। इससे पहले पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और स्वाति मालीवाल के साथ इस एफआईआर के तहत जो बात सामने आ रही है वो ये कि 13 मई की सुबह 9 बजे स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी और मुख्यमंत्री आवास पर वे
जब इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उस वक्त जब वे इंतजार कर रही थी तभी उन पर पीएस विभव के द्वारा हमला किया गया। एफआईआर की कॉपी हमारे पास है और इस एफआईआर की कॉपी में यह स्पष्ट तौर से पूरी घटना का विवरण स्वाति मालीवाल ने दिया है, जिसमें उन्होंने तथ्यों को एक एक कर सामने रखा है कि किस तरीके से वे सोफे पर बैठी हुई थी जब बिना किसी प्रोवोकेशन के, ये एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है जिसमें सिलसिलेवार ढंग से स्वाति मालीवाल ने बताया है कि कैसे वो सोफे पर इंतजार कर रही थी जब विभव आया और बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी उकसावे के उन्होंने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि वे हैरान हो गई थी जब उन पर हमला किया गया, उनकी शर्ट के बटन खोल दिए गए, उनको मारा गया, उनकी छाती पर, निचले पोर्शंस पर भी, बॉडी पर, शरीर पर उनके हमला किया गया और उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया। उन्होंने कहा विभव को कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद विभव रुका नहीं बल्कि वे उनको मारता रहा। उन्होंने भद्दी भाषा में भी विभव ने उसको धमकी भी दी कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही जो शब्द विभव ने स्वाति मालीवाल को बुरा भला, बुरे शब्द कहते हुए इस्तेमाल किया। मर्यादित शब्दों में मैं इस बात को सामने रख रही हूं, लेकिन विभव ने जो कहा वे शब्द बिल्कुल किसी के भी सम्मान को चोट पहुंचाने वाले शब्द थे। और इस घटना के बाद स्वाति मालीवाल किस तरीके से, उन्हें वहां कोई सहायता नहीं मिली, वो हेल्प के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए चिल्लाती रही मुख्यमंत्री आवास में, लेकिन विभव को वहां रोकने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद उन्होंने 112 पे फोन भी किया, पीसीआर वैन भी आई और उसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद आज वे अपना पूरा बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाने के लिए पहुंची हैं। लेकिन इस एफआईआर में जिस तरीके से बोला गया कि सबसे पहले 7 से 8 थप्पड़ विभव ने स्वाति मालीवाल को मारे और उसके बाद उन्होंने जब चिल्लाना शुरू किया उसके बाद भी विभव रुका नहीं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उसने धक्का दिया, उनका सर कमरे के बीच रखे हुए टेबल पर जाकर लगा। वो लगातार मदद की गुहार करती रही लेकिन विभव कुमार रुका नहीं। उन्होंने उनकी छाती पर, पेट पर, टांगों पर भी वार किया और लगातार वो वार करता रहा। वो उसके बाद सोफे पर बैठ गई, उन्होंने अपना चश्मा पहना, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो कैसे गया। उसके बाद उन्होंने 112 नंबर पे उसी वक्त फोन किया जब विभव ने उनको धमकाया और कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यहां तक भी शब्द जो एफआईआर में दिए गए हैं स्वाति मालीवाल के द्वारा कि ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। आखिर क्यों विभव ने स्वाति मालीवाल के सम्मान को ठेस पहुंचाई? स्वाति मालीवाल अपने एफआईआर में ये कहती हैं कि वो इस बात को लेकर हैरान थी कि आखिर ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे वो बाहर आकर बैठ गईं, उसके बाद चलते हुए वो सिविल लाइंस पे जो उनके पुराना घर था वहां तक गई हैं और किस तरीके से पुलिस की पीसीआर वैन आई, उसके बाद वो थाने में जाकर उन्हें शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने ये बोला कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं इतने लंबे समय से जानती थी, उसके द्वारा मेरे साथ ऐसा किया जाना, मैं बहुत ज़्यादा दुख में थी। उन्होंने ये बात लिखी है कि ये बात ये स्पष्ट दिखाता है, मैं इस बात को सोचकर बहुत व्यथित थी कि इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का गुंडों वाला व्यवहार कोई कैसे दिखा सकता है, खासकर वे व्यक्ति जिसको मैं इतने लंबे समय से जानती थी। उन्होंने कहा कि अपने आप को किसी तरीके से संभालते हुए मैंने इसकी शिकायत दर्ज की और रिटन कंप्लेंट दर्ज की और उन्हें बोला कि इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। आपके सामने एफआईआर की कॉपी में जो स्वाति मालीवाल ने बिंदुवार तरीके से 13 मई को घटित घटना का ब्यौरा दिया है, उसके बारे में आपको सामने मैं बता रही हूं कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने यह लिखा है कि 13 मई की सुबह 9 बजे वे मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी और जब मुख्यमंत्री आवास में बाहर के रूम में कोई नहीं मिला तो वो अंदर रेजिडेंस यानी रहने वाले रिहायशी क्षेत्र में गई, जहां पे ड्राइंग रूम पे उन्हें बिठाया गया और उन्हें ये कहा गया, स्टाफ के एक व्यक्ति ने आके उन्हें बोला कि मुख्यमंत्री आपसे मिलने आ रहे हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि वे उस समय वहां बैठे हुए थे जब मुख्यमंत्री के पीएस विभव कुमार उस कमरे में आ गए और लगातार चिल्लाना शुरू कर दिया और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बिना किसी उकसावे के उन्होंने स्वाति मालीवाल पर चिल्लाना और उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें बोला कि आप ऐसा मुझसे बात नहीं कर सकते और मुख्यमंत्री को बुलाएं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि तुम हमारी बात कैसे नहीं मानोगी, तुम्हारी औकात क्या है। उन्होंने नीच औरत जैसे शब्द तक इस्तेमाल किए और कहा कि तुझे हम सबक सिखाएंगे। बिना उकसावे के विभव कुमार ने उन पर पहले शब्दों से वार किया और उसके बाद शारीरिक वार किया। उन्होंने कहा कि ये शब्द कहते हुए ही विभव कुमार आगे आ गया और बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बिना किसी उकसावे के उसने मुझे 7-8 थप्पड़ मारे। और जब मैंने चिल्लाना शुरू किया और मैंने उसको धक्का दिया, उस समय उसने वापस मेरे पर हमला किया और उस वक्त उसने मेरे पेट पर, छाती पर, टांगों पर वार किया। मैं बहुत दर्द में थी। मैंने उसे कहा कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे, वो रुक जाए, लेकिन वो लगातार असॉल्ट करता रहा। उन्होंने विभव को ये भी कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मत मारो, लेकिन विभव रुका नहीं। उन्होंने लिखा है अपनी एफआईआर में कि मैं बहुत शॉक की स्थिति में थी, इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी और व्यथित थी और तब मैंने 112 पर कॉल किया। हेल्पलाइन नंबर है ये 112। जब भी किसी नागरिक को कोई समस्या हो तो 112 पर कॉल कर सकता है। और उन्होंने भी इस नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद पीसीआर वैन भी आई। हालांकि विभव ने उन्हें धमकाया और उसके बाद वो किस तरीके से अपने घर पहुंची, कैसे उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, ये सारा ब्यौरा इस एफआईआर में दर्ज है। एक ऐसी घटना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं स्वाति मालीवाल, और इस मसले पर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं स्वाति मालीवाल। उनके साथ ये जो बदसलूकी का मामला हुआ है, इसे लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी कहा है कि जब हमने इस मामले को सोशल मीडिया पर देखा तो हमने स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, रेखा शर्मा ने। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं सब कुछ देख रही थी और मैंने उनसे बाहर आकर शिकायत दर्ज कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि वो सदमे में थी, क्योंकि कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि उनके नेता के आवाज पर उन्हें इस तरह से पीटा जाएगा। वो एक ऐसी सांसद हैं जो हमेशा महिलाओं के मुद्दों को उठाती रही हैं। रेखा शर्मा ने कहा कि उन्होंने स्वाति मालीवाल से कहा कि मैं आपके साथ हूं, आप शिकायत करो। काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया है। वॉच कर रही थी, ट्वीट्स पे भी मैं स्वाति जी को कह रही थी कि आप बाहर आएं और कंप्लेंट करें। एफआईआर रजिस्टर हो गई है, हमारे पास एटीआर भी एक्शन टेकन रिपोर्ट आ गई है और आज मेरे ख्याल वो मेडिकल के लिए भी लेके गए हैं। थोड़ा ठीक हो जाएं तो आई विल पर्सनली मीट। हमने विभव को जारी किया था नोटिस और कल उनकी पत्नी ने लेने से मना किया, फिजिकली लेने से मना किया। अगर कल तक वो नहीं आते हैं तो पुलिस तो ढूंढ ही रही है, पुलिस ने अपना नोटिस भी वहाँ पे लगाया हुआ है, उसके घर में जाके टीम मिलेगी। और इस मामले पर भाजपा भी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। और वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी को दुखद बताते हुए उन पर हमला बोला। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद है। उनके खिलाफ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, उसके लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों के मन में यही बात चल रही है कि अरविंद केजरीवाल क्या महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। सीएम खुद बैठे हुए हैं उनके अपने घर में और उनके राइट हैंड माना जाता है जो विभव कुमार, वो जाकर के उनके पार्टी के एक महिला सदस्य को और राज्यसभा मेंबर को और कल परसों तक जो महिला आयोग के हेड थी वो महिला को
इसमें सिंबलिज्म भी देख लीजिए। महिला आयोग के प्रेसिडेंट, आज राज्यसभा में बैठे हुए महिला सदस्य, उनको उन्हीं के अपने घर में व्हेन ही सीटेड इन हिज हाउस चल रही है, उनको कुछ उसके बारे में चिंता नहीं है और उसके ऊपर बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। 13th को इंसिडेंट हो रही है, आप ही के घर में हो रही है, उसके बाद आपके एमपी के द्वारा बोला जा रहा है कि एक्शन होगा, मगर एक्शन नहीं हुआ, आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए और ऊपर से उन्हीं वो अक्यूज के साथ आप आ रहे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी पार्टी को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ भारती की पत्नी जब प्रेग्नेंट थी तो उन पर कुत्ते से हमला करवाया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को संसद का टिकट दिया। दिल्ली में किसी महिला को आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सोमनाथ भारती जी, जिनके पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, उनके पेट के ऊपर मारकर और उनके कुत्ते से अटैक करवा करके भेजने वाले आज कंटेस्ट कर रहे हैं एमपी। और मैं इसमें तुरंत मेरे मन में बात आ रही है, एक भी महिला कैंडिडेट नहीं दिया उस पार्टी ने दिल्ली में, मगर इंडी अलायंस का अनफॉर्चुनेट हालात देखिए ना। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज वो सोमनाथ भारती का वोट देने के लिए हैं। महिला नेतृत्व कांग्रेस के, इंडी अलायंस के कोई भी एक नेता नहीं है दिल्ली में कंटेस्ट करने के लिए महिला, मगर वोट दे रहे हैं महिला को। उन्हीं के मिसेस को जो पिटाई करने वाले लोग, पिटाई करने वाले सोमनाथ भारती को आज उनका बदनसीबी देखिए, वोट उनको दे रहे हैं कांग्रेस वाले नेतागण परिवार। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश शुक्ला, जो मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हैं। मुकेश शुक्ला के साथ हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही श्री डी.के. दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कानूनी मामलों के जानकार हैं। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मुकेश, सबसे पहले बात आपकी, क्योंकि सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री तो आ ही गए हैं। एफआईआर की कॉपी हमारे पास, जिसको हमने अभी दर्शकों को बताया कि क्या किस तरीके से एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने अपनी बात को सामने रखा, लेकिन मुख्यमंत्री की चुप्पी को लेकर भी चुप है मुख्यमंत्री। क्या कुछ संकेत, क्या कुछ हलचल इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में? बिल्कुल, यहाँ पर ममता जी, मुख्यमंत्री आवास पर तमाम मीडिया मौजूद है और जिस तरह से ये घटनाक्रम चल रहा है, 13 मई से शुरू हुआ सिलसिला और लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद विभव कुमार स्पॉट किए जाते हैं लखनऊ में और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उनकी लोकेशन अमृतसर की लास्ट टाइम ट्रेस होती है। दिल्ली पुलिस की 4 से 5 टीमें लगातार उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। और ये देखिए, ये प्रोमाइसेस है अरविंद केजरीवाल के घर, जब 13 मई को 9 बजे यहाँ पर ये पूरा का पूरा एपिसोड हुआ। और मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं, इसी गेट से वो अंदर जाती हैं और फिर वहां पर वेटिंग एरिया में वेट करती हैं, फिर केजरीवाल के मेन एरिया में जाने की कोशिश करती है, वहां उनको रोका जाता है और हैवान विभव जो है वो उन पर टूट पड़ता है और जिस बर्बरता के साथ वो उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता है वो साफ एफआईआर में बताया गया। जो लैंग्वेज आप बोल रहे थे, बिल्कुल टेलीविजन पे कहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होगा। जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए एक महिला के लिए और जिस महिलाओं के सम्मान की ये पार्टी बात करती है, कहीं ना कहीं उनकी खुद की जो पूर्व अध्यक्षा रही वुमेन सेल की, वो और साथ ही साथ राज्यसभा की मेंबर, प्रतिष्ठित पोस्ट पर वो इस समय मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको खुद ही यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया गया, उनका यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, उनको मारा गया, एसॉल्ट किया गया, साथ ही साथ वो तमाम चीजें उनके साथ ही। और मैं बताऊं, ये इसी रास्ते से ऑटो पकड़ के वो यहाँ से सिविल लाइन की तरफ भागे हैं। एक राज्यसभा सांसद के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, यानी ना तो उनको कोई हेल्प मिली, ना अंदर उनको कोई बचाने वाला था, ना बाहर कोई बचाने वाला था। तो आई दिल्ली पुलिस, जिन्होंने 112 पर। जी मुकेश, जानना चाहते हैं इस वक्त कि दिल्ली पुलिस इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितने लोग मुख्यमंत्री आवास में उस दिन उपस्थित थे उन सबके बयान, उन सबसे बात करेगी दिल्ली पुलिस। क्या कदम दिल्ली पुलिस की ओर से अभी?
बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की 2 टीमें इस पर लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम, साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम इस पर बात करेगी। और जितने लोगों के नाम उस समय रजिस्टर में मेंशन थे, जो इस प्रेमाइसेस के अंदर थे, उस ऑटो ड्राइवर से भी उस समय पूछा जाएगा कि क्या स्वाति मालीवाल ने ऑटो लेकर के और वो आगे गई सिविल लाइन थाने तक। एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी और परत दर परत खोली जाएगी। तो ऐसे में मुश्किलें केजरीवाल की बढ़ गई हैं। वो जिस जगह पर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, जिस नारी सम्मान की बात करते थे, वो वहीं चुप्पी साधे बैठे हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, उनके जो विभव कुमार ने व्यवहार किया, इसीलिए एलजी ने उनको हटाया भी था उनके पीए के पद से, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी मारपीट के आरोप लगे हुए हैं। लखनऊ में उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद ये जो धाराएं लगी हैं, इसमें 354B जो ऐड है, 308 जो ऐड है, उसके लिए उनको कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी। 164 के बयान 30 तारीख कोर्ट में स्वाति मालीवाल के दर्ज कराए जा रहे हैं। यानी 164 के बयान के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान होंगे। वो कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि किसी तरह के दबाव में ये बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। जो उनके ऊपर बीती वो बयान वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएंगे। ऐसे में इंटरिम बेल में जिस तरह से केजरीवाल आए थे बाहर और उसको वो लपकने की कोशिश कर रहे थे, बैकफुट पर पहुंच गई है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी। उनका जो कैंपेन है वो कहीं ना कहीं इससे धाराशायी होता दिखाई दे रहा है। वो खुद कैंपेन में जा रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल में इस तरह की खबर सामने आना देख रहे हैं। जी बिल्कुल, चुनावी माहौल में इस तरीके की खासकर महिलाओं के सम्मान को लेकर आम आदमी पार्टी जरूर कटघरे में है। इस वक्त हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। गौरव, जो इस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग के बाहर खड़े हैं। गौरव, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में अब आगे क्या कदम उठाएगी राष्ट्रीय महिला आयोग, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि सजेशंस देने के अधिकार तो है उनके पास, लेकिन जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे या उसको किस तरीके से संज्ञान लेगी राष्ट्रीय महिला आयोग? देखिए ममता, आपको अपडेट दे दूं कि साफ तौर पर जो बानगी अभी तक पेश की गई है उसमें अब एक कड़ी आगे निकलते हुए, जब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, उसमें जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, उन्होंने इस बात को कहा है कि अभी जो पहला समन उन्होंने जो जारी किया था जिसमें वो हाजिर नहीं हुए, तो अब वो दूसरा समन भी उनको जारी किया जाएगा जिसके बाद वो हाजिर हों। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो खुद और उनकी टीम वहां पर जाकर अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर खुद सीसीटीवी को खंगालेगी कि आखिर इसमें जो सच्चाई है वो निकल किस तरह से सामने आएगी। तो ये तमाम बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर यहां पर सामने आई है। और इसके अलावा जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार जो स्थितियां अभी यहां पर पनपी हुई हैं वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है आम आदमी पार्टी को लेकर और अरविंद केजरीवाल की शैली को लेकर भी, क्योंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो आम आदमी के लिए बनी थी, आज आम हो चाहे खास हो, कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का जो सुरक्षा की बात और जो उनके सशक्तिकरण की बात जो केजरीवाल करते हैं, जिन्होंने खुद आगे बढ़कर यह बात कही थी और स्वाति मालीवाल को खुद कहा था कि ये लेडी सिंघम है, लेकिन आज की स्थिति देखिए कि बिल्कुल उलट है। और आज जो स्थितियां सामने नजर आ रही है उसमें यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए 13 मई का वो दिन था, 13 मई से आज हम 18 मई में खड़े हैं। आप देखिए कि इतने दिन आखिर क्यों लग गए, जबकि घर में ये चीज हुई थी। अगर घर से बाहर होती तब कितना समय लगता। तो अरविंद केजरीवाल के घर में जब इस तरह की स्थितियां हैं तो बाहर क्या होगा, और जो आवाम है, जो आम जनता है, वो कितनी सुरक्षित रह पाएगी, ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो इसी के लिए 13 से 17 मई 5 दिन हो गए हैं और 5वें दिन जाकर अब आज वो अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान दर्ज करा रही हैं, यानी मामला अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन गौरव, एक और बात आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बात कही कि अगर हमारा समन्स का जवाब नहीं दिया जाएगा तो हम अदालत जाएंगे, यानी इस मसले को आगे बढ़ाएगी अब राष्ट्रीय महिला आयोग, गंभीरता से काम करेंगे इस पर। तो क्या पुलिस के साथ भी मिलकर जांच करेंगे? देखिए जी, विभय कुमार जिनके लिए पहला समन जारी किया गया था और उनको हाजिर होने के लिए आज कहा गया था, लेकिन वो आज हाजिर नहीं हुए। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि वो बचने की कोशिश कर रहे थे। और शय किसकी है? शय यहां पर है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ वो लखनऊ में दिखाई दिए और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो इंडी गठबंधन की रैली है वो वहां भी जा सकते हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर वो यहां पर क्यों नहीं उपस्थित हुए, अगर उनको समन जारी किया गया था और अगर उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, अगर उन्होंने अपनी बात कोई भी आगे रखनी थी, वो यहां पर आते, पेश होते। और इसीलिए जब वो पेश नहीं हुए तो कहीं ना कहीं ये सवालों का जो घेरा है वो और बड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, उसको और ज्यादा यहां पर दिखाते हुए नजर आ रहा है कि किस तरह की कार्यशैली यहां पर अपनाई जा रही है। और विभय कुमार के लिए पहले भी कहा गया है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के साथ चलिए गौरव, आपको यहाँ रोकना चाहती हूँ, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, दुबे जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले खबर दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री के फतेहपुर पहुंचने से पहले वहां के लोगों में
जो उत्साह था, एक बार कुछ दृश्य आपके सामने रखेंगे, उससे पहले इस खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फतेहपुर में हैं, जहां वे चुनावी रैली कर रहे हैं और वहां लोगों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उस वक्त लोगों के बीच का उत्साह इन दृश्यों के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। तो आज चुनाव प्रचार चल रहा है और ये दृश्य आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर मंच पर पहुंच चुके हैं। चुनता रहा वो जो जनहित में हो, स्वागत है। सपने नहीं हकीकत बुनते, मोदी को चुनते, मोदी को चुनते। स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारत माता की। पूरा जनपद उनका स्वागत करता है और उनके जिताने के लिए यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। उनकी सरकार दोबारा बने, हैट्रिक लगे, इसी के लिए पूरा जनसैलाब यहाँ आया हुआ है। मोदी जी हमारे दिल में बसे हैं, अब की बार 400 पार और हम मोदी जी को जिताने के लिए आए हैं। अब की बार 400 पार। पूरा जनपद उनका स्वागत करता है और उनके जिताने के लिए यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। उनकी सरकार दोबारा बने, हैट्रिक लगे, इसी के लिए पूरा जनसैलाब यहाँ आया हुआ है। मोदी जी हमारे दिल में बसे हैं, अब की बार 400 पार और हम मोदी जी को जिताने के लिए आए हैं। अब की बार 400 पार। पूरा जनपद उनका स्वागत करता है और उनके जिताने के लिए यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। उनकी सरकार दोबारा बने, हैट्रिक लगे, इसी के लिए पूरा जनसैलाब यहाँ आया हुआ है। मोदी जी हमारे दिल में बसे हैं, अब की बार 400 पार और हम मोदी जी को जिताने के लिए आए हैं। अब की बार 400 पार। पूरा जनपद उनका स्वागत करता है और उनके जिताने के लिए यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। उनकी सरकार दोबारा बने, हैट्रिक लगे, इसी के लिए पूरा जनसैलाब यहाँ आया हुआ है। मोदी जी हमारे दिल में बसे हैं, अब की बार 400 पार और हम मोदी जी को जिताने के लिए आए हैं। अब की बार 400 पार। पूरा जनपद उनका। तो चुनाव प्रचार के विविध रंग जनता के संग। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में और उसके बाद मुंबई में होंगे, तो चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है। लेकिन हम रुख करते हैं एक बार फिर उसी खबर का जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो वारदात हुई उसके खिलाफ एफआईआर की जो एफआईआर दर्ज हुई उसकी कॉपी भी सामने आ चुकी है। और स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीएस विभव कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। और मालीवाल ने एफआईआर में अपने साथ हुई पूरी वारदात को तफसील से बताया है। स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में कुछ बातें कही जो आपके सामने रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सीएम आवास के ड्राइंग रूम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी, तभी उनका पीएस विभव कुमार आया और गालियां देने लगा, बिना किसी उकसावे के थप्पड़ मारा।
7-8 बार थप्पड़ मारे। मैंने शोर मचाया और कहा मुझे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन वे मारता रहा और गालियां देता रहा, धमकियां देता रहा और कहा कि देख लेंगे, निपटा देंगे। उसने चेहरे पर मारा, पेट पर मारा और खुद को बचाने के लिए मैंने उसे पैर से धक्का दिया। ये आपके सामने हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो उन्होंने बातें अपनी एफआईआर में लिखी, कि उन्होंने बताया कि कैसे वो मुख्यमंत्री आवास पर इंतजार कर रही थी मुख्यमंत्री का। उन्हें कहा गया था कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप इंतजार करिए, लेकिन तब विभव रूम कमरे में आया और उसने बिना किसी उकसावे के उन्हें थप्पड़ मारा। उन्होंने लिखा अपनी एफआईआर में कि विभव ने मुझे 7-8 बार थप्पड़ मारा, 1-2 नहीं 7-8 बार थप्पड़ मारा। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उसने उनके साथ असम्मानीय व्यवहार किया, उनको पीटा, उनको धमकी भी दी। और ये तमाम एफआईआर में जो बातें लिखी, उन्होंने लिखा है कि उसने मुझे क्रूरतापूर्वक घसीटा, मेरी शर्ट को ऊपर खींच दिया, उसने मुझे जोर से धक्का दिया, मेरा सेंटर टेबल पर सर पटक दिया, उसने मेरे सीने, पेट और दोनों पैरों के बीच जोर से लात मारी। वो लगातार मुझ पर हमला कर रहा था। मैं उससे छोड़ देने की गुहार कर रही थी, लेकिन विभव मुझे लगातार पीटता रहा। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और ड्राइंग रूम पहुंचकर 112 पर कॉल लगाया। शिकायत में स्वाति मालीवाल ने यह भी लिखा है कि विभव ने मुझे धमकी भी दी। उसने मुझे कहा कि कर ले तुझे जो करना है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे, ऐसी जगह गाड़ेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग विभव ने स्वाति मालीवाल के लिए किया और ये तमाम बातें स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में दर्ज की हैं और ये एफआईआर के ही बिंदुवार तरीके से बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। उस अपने बयान में उन्होंने लिखा है कि सोमवार 13 मई का ये पूरा घटनाक्रम था। उन्होंने सुबह 9 बजे का वक्त भी अपनी एफआईआर में लिखा है और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को किन हालात में पीसीआर कॉल की थी, कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था, बहुत दर्द में थी वे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सिविल लाइन थाने में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 छेड़छाड़ के मामले के तहत और धारा 506 जान से मारने की धमकी, धारा 509 अभद्र कमेंट करना, धारा 323 मारपीट के तहत एफआईआर दर्ज की है। तो इन 4-5 धाराओं में विभव के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई हैं और ये आपके सामने हम एफआईआर की ही कुछ बड़ी बातें सामने रख रहे थे, जिसमें जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से विभव ने अमर्यादित व्यवहार किया स्वाति मालीवाल के साथ, उसे देखकर इस खबर की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अफसोस कि यही विभव कुमार जिसके खिलाफ पूरे मीडिया में खबर चल रही है, यही विभव कुमार जिसके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, यही विभव कुमार मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ में दिखा, यही विभव कुमार लगातार मुख्यमंत्री के साथ है। और इस गंभीर खबर की गंभीरता का अंदाजा स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक को नहीं है। यानी वो इस खबर को कितने हल्के में ले रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। क्योंकि जब आप जनता के बीच जनसेवा के नारे के साथ आते हैं, जब आप इसी को अपना लक्ष्य बताते हैं, लेकिन आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क हो सकता है, स्वाति मालीवाल की घटना इसी बात को सामने रख रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद, अपनी ही पार्टी की इतनी बड़ी नेता के साथ उन्हीं के आवास में हुई दरिंदगी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे। कदम छोड़िए, कोई बयान भी नहीं दे रहे, बल्कि कल प्रेस वार्ता में भी वे इन बयानों से लगातार बचते नजर आए। लेकिन जनता की अदालत में जनता किसी को माफ नहीं करती। इस चुप्पी के क्या मायने हैं जनता समझती है। इसीलिए इस बार इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं, खासकर तब जब चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव, लोकसभा के चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। ऐसे में इस घटना के प्रति, इस घटना को इतने हल्के में मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाना कई तरह के सवाल, कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और इसी को लेकर आज एनसीडब्ल्यू ने समन भी जारी किए हैं और इस खबर पर दिल्ली पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से इस बात को सामने रखा गया है
कि इस घटना के वक्त दिल्ली आवास में जितने लोग थे उन सबसे पूछताछ की जाएगी। इस घटना की तह तक जाया जाएगा और स्वाति मालीवाल को न्याय मिले, इसी के प्रयास कानून के द्वारा किए जाएंगे। और ये हम आपके सामने लगातार दृश्य जो दिखा रहे हैं, स्वाति मालीवाल जब अदालत में 30 हजारी कोर्ट में अपना बयान दर्ज करने के बाद बाहर आ रही हैं। आप देख सकती हैं कि कितने दर्द में उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा, वो सीढ़ियां भी बहुत ध्यान से आराम से उतर रही हैं। और ऐसी हालत में, क्योंकि आप ध्यान रहे कि ये घटना 13 मई सुबह 9 बजे की है और आज 17 मई हो चुकी है, ऐसे में आप ध्यान से देखिए कि 5 दिन बाद स्वाति मालीवाल की तबीयत सही नहीं है। और ये भी एक संकेत देता है इस बात का कि उनके साथ जो विभव कुमार ने किया वो कितनी दरिंदगी के साथ किया, कि उनको किस तरह मारा गया। जो उन्होंने एफआईआर में बात लिखी है वो आपके सामने इस दृश्यों में भी उसका एक संकेत मिलता नजर आता है। आज स्वाति मालीवाल 30 हजारी कोर्ट में पहुंची हैं और इस वक्त वो 30 हजारी कोर्ट से बाहर निकल रही हैं और उन्होंने 30 हजारी कोर्ट पहुंचकर मजिस्ट्रेट के सामने अपना आधिकारिक बयान दर्ज कराया है। इससे पहले हम जानते हैं कि उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की थी और एफआईआर के बिंदुवार तरीके से आपके सामने हम इन तथ्यों को रख रहे हैं कि एफआईआर में उन्होंने किस तरीके से पूरी घटना का ब्यौरा दिया है। और उसके बाद उन्होंने यहाँ 30 हजारी कोर्ट पहुंचकर मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया है। याद रहे कि स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रही हैं। ये वही स्वाति मालीवाल है जिन्होंने हजारों दुखी पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाया है। ये वही स्वाति मालीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेता है और राज्यसभा की सांसद हैं। ये वही स्वाति मालीवाल हैं जो आज तक महिलाओं के साथ खड़ी रहीं और आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीएस ने ही उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया, जिसके ऊपर स्वयं मुख्यमंत्री के पास वक्त नहीं है कि वो इस पर टिप्पणी कर सके, प्रतिक्रिया दे सके। इससे बचते नजर आ रहे हैं, यानी सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में सवालों के घेरे में हैं स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त हमारे साथ श्री दुबे जी जुड़े हुए हैं जो कानूनी मामलों के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। दुबे जी, सबसे पहले यही समझना चाहते हैं कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, एफआईआर में जो बातें कही गई हैं कितनी गंभीर है ये तमाम बातें और इसके आधार पर कानून आगे किस तरीके की रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच भी चल रही है। देखिए, एफआईआर जहां से शुरू होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एफआईआर शुरू होती है कि अरविंद केजरीवाल ने खबर भिजवाई कि तुम वेट करो, मैं आ रहा हूं जी। और अरविंद केजरीवाल जी की जगह पर जब अरविंद केजरीवाल ने खबर भेजी कि मैं आ रहा हूं, मिलना है, उनकी जगह पर विभव आते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। और फिर जब ये पूरी घटना हो गई, भाई ये घटना होने में ऐसा तो नहीं है 1-2 मिनट लगा होगा, ये जितना बड़ा एफआईआर में उन्होंने लिखा है उसका मतलब है कम से कम 20 से 25 मिनट लगे होंगे। और इस 20-25 मिनट के घटनाक्रम में जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और अभी मिलूंगा, वो अरविंद केजरीवाल पूरी घटना में सामने नहीं आते। ये साफ बता रहा है कि इंडियन पिनल कोड की धारा 107-8-9 में जो पीछे से षड्यंत्र किया जाता है, षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया गया। इसका मतलब साफ है कि जितना दोषी विभव हैं उतने ही दोषी अरविंद केजरीवाल भी हैं, क्योंकि घटना स्वयं बता रही है कि अरविंद केजरीवाल मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो उन्होंने लिखा, इतनी गंदी हरकत तो मैंने बस से बस शासन देश का देखा है, बस से बस्ट मैंने सीएम देखे हैं, लेकिन वो इतना बड़ा सीएम आवास में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई, मेरी जानकारी में तो कभी नहीं हुई। क्या आप सोचिए कि छाती पर मारते हैं, पेट में मारते हैं, फिर जो शब्द इस्तेमाल किए सभ्यता की भाषा में उसको लिखा पेल्विक का मतलब होता है कि जांघों जी, के बिल्कुल ऊपर ठीक बात। ये बात जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे घटना को सामने रखा है वो वाकई बहुतों के जहन में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहूंगी दुबे जी कि अंतरिम जमानत पर ही तो है मुख्यमंत्री बाहर, इस घटना से उनकी इस जमानत पर भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अब तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके होते उनके आवास में ये घटना घटी। नहीं, बिल्कुल उनकी पूछताछ तो होगी ही होगी, क्योंकि वो तो मैं जैसे कह रहा हूं वो षड्यंत्रकारी हैं और षड्यंत्रकारियों में ये कहा, मतलब षड्यंत्रकारियों का जो विषय है वो घटना किसी ने अंजाम दी हो,
लेकिन अगर दो लोगों का षड्यंत्र है तो दोनों उतने ही दोषी होते हैं जितना कि घटना करने वाला व्यक्ति दोषी होता है। और वो इंतरिम जमानत पर हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट, सोशल थ्रेट की बात कही जाती है, जमानत देते समय कोर्ट ने इस बात को लिखा भी और कहा भी कि भाई सोशल थ्रेट तो इनसे नहीं लिखती। ये जो महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हो, उसको सीएम आवास पर इस प्रकार से मारना, जो उन्होंने घटना लिखी है, तो ये तो सोशल थ्रेट से भी ज्यादा बड़ी थ्रेट है। तो यानी इसमें भी अदालत के समक्ष का मुद्दा आता है तो अदालत भी इसमें संज्ञान ले सकती है। फिलहाल सबकी नजर रहेगी क्योंकि अब ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया दुबे जी, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सामने तथ्यों को रखने के लिए। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहे मिड डे प्राइम। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया, जितने पैसों में मोदी जी ने करोड़ों आवास बना दिए, करोड़ों घरों में मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन पहुंचा दिए, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो वो पहले वाले 60 साल में अपने घर ले गए। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा लूट के ले गए। नोट गिरते गिरते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई, दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। मैंने सोचा याद दिला दूं आपको कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब रुख कर लेते हैं चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों का, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया है। और इस चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अमेठी, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक जनसभा कर रहे हैं। चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया है। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा किया है। ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है?
ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। और आज पूरे देश का मीडिया कह रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृति बहन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी सालों से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये कांग्रेसी कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है, जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। तो अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह। और आज अमेठी रायबरेली दरअसल प्रचार के केंद्र में है, क्योंकि आज कांग्रेस भी वहां अपनी रैलियां कर रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि सत्ता मिलने पर वे राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने कहा कि वे राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलना चाहिए। कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि नहीं कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई। उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। तो सपा कांग्रेस पर हमलावर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए मिड डे प्राइम। जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
और खबर अर्थ जगत से। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार और शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके चलते ज्यादातर रेटिंग्स एजेंसियों ने इसकी ग्रोथ को लेकर अपने पहले के अनुमानों में बदलाव कर उसे और बढ़ाया है। अब संयुक्त राष्ट्र ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमानों को संशोधित किया है, जिसके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2024 में करीब 7% की दर से बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीले निजी उपभोग के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वानुमान ये है कि ये साल 2024 में 6.9% की विकास दर से बढ़ेगी और 2025 में इसके 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया गया है। और इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जुड़ गए हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर चरण सिंह, हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हम बात मूडीज की करें, S&P की करें, मॉर्गन स्टैनली की करें, और अब ये रिपोर्ट लगातार इस बात को सामने लाया जा रहा है कि किस तरीके से भारत की विकास दर 2024 में 7 के आसपास बनी रह सकती है। क्या कुछ विशेष है इस खबर और इस रिपोर्ट में, क्योंकि इसमें महंगाई को लेकर भी एक सकारात्मक रुख सामने आता है और एक्सपोर्ट्स को लेकर भी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये काफ़ी 2 वर्षों से सरकार ने क्या किया, जब कोविड का दौर चल रहा था उस टाइम भी इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया और फिस्कल डेफिसिट पे, वित्तीय घाटे पे नियंत्रण करना शुरू किया। उसी का ये कारण है, उसी का ये नतीजा है कि दुनिया भर के जो देश हैं उनमें ग्रोथ सफ़र कर रही है और इन्फ्लेशन सफ़र कर रही है। इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रही है, पर हमारे देश में पिछले 2 वर्षों से इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। हम लोग इन्फ्लेशन 6-7 के आसपास चल रहे हैं। विदेश में, खास करके अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड में 5 टाइम ज़्यादा, जहाँ उनका औसत 30 वर्ष का 2% होता है, वो 9, 9.5, 10% टच कर रहे हैं। हमारी जो अच्छी नीतियाँ थी उसके बारे भी इस रिपोर्ट में वर्णन हुआ है कि इन्होंने, देश ने ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटे पर इन्होंने कंट्रोल किया है। और उसी दौरान जब सब लोग कोविड के स्टिमुलस दे रहे थे, हमारे देश में जो स्टिमुलस आ रहा था वो था कि अभी के लिए इतना, अगले वर्ष इतना, 3 वर्ष बाद इतना। तो जो इन्वेस्टमेंट का दौर चला उस दौरान वो भी अभी असर दिखा रहा है। और पिछले 2 वर्षों में जिस तरीके हम लोगों ने बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, उस चीज़ का भी वर्णन इस रिपोर्ट ने किया है। ये सारी चीज़ें मिल के एक कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं। आपने कहा रेटिंग एजेंसीज, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, जहाँ से भी ग्रोथ एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो सारे ग्रोथ एस्टिमेट स्ट्रॉन्गर ही आ रहे हैं। चलिए डॉक्टर चरण सिंह, ये बात स्पष्ट है कि क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिपोर्ट आई है, इस वजह से जिन आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है वो ये जरूर दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक रुख से आगे बढ़ती नजर आएगी। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें डीडी न्यूज। नमस्कार। राजस्थान। अलवर जिले में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन पर है। आप आयो, बहुत खुशी हुई। टीम का निर्णय काम मुस्तैदी से और बेहतरीन तरीके से हो। आगे रास्ता लंबा है, पर टीम में गजब का जोश है। आज बढ़िया लगा, आप घर पाया तो अच्छा लगा मुझे। मिशन 85 साल से अधिक उम्र के